आपकी आवाज में आज बात पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। SC/ST को साधने के लिए लाए गए एट्रोसिटी एक्ट के बाद से जो सवर्ण तबका बीजेपी से नाराज चल रहा था, आज उस बड़े वर्ग को साधने के लिए मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हुआ कि अब आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को भी सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद से जहां सवर्ण मिठाई बांट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसका जमकर स्वागत कर रही है। उधर कांग्रेस ने इसे सियासी जुमला बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। दो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा सियासी दांव चला है। SC/ST एक्ट के बाद से केंद्र सरकार से नाराज माने जा रहे सवर्ण तबके को खुश करने के लिए मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट से फैसला होने के बाद भी इसे नियम और कानून बनने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन आरक्षण देने का ऐलान मोदी सरकार ने कर दिया है। फैसले का बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों तरफ स्वागत कर रही है। ये बात सही है कि सवर्ण के जो गरीब थे वे हमेशा उनके मन में ये आक्रोश रहता था कि हमारी क्या गलती है, हम गरीब है तो। पर ये एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय है और इस आरक्षण से एक बात और है कि किसी अन्य वर्ग को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ ही संविधान में भी संशोधन होगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार का बहुत क्रांतिकारी कदम। आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी 10% का आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में उन्हें जगह मिले, इसका प्रावधान आज किया है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पहले से ही ये निर्णय किया था, सबका साथ सबका विकास, और उसी रास्ते पर समाज के सभी वर्गों को स्थान मिले, सभी वर्ग आगे बढ़ें, इस दिशा में ये सरकार काम करती आई थी। मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित है, पूरे समर्पण के साथ राष्ट्र के विकास में काम कर रही है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए परेशानी भरे हालात हैं। ना तो वो कैबिनेट के फैसले का पूरे मन से स्वागत कर पा रहे हैं, न खुले तौर पर इसका विरोध कर पा रहे हैं। हालांकि आरक्षण के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। इस निर्णय की समयावधि बताती है कि इनकी नीयत में खोट है। यदि वास्तव में आरक्षण देना चाहते तो इस निर्णय को बहुत पहले कर लेते हैं। अब जबकि लोकसभा चुनाव के मात्र 3 महीने बचे हैं, तो इस प्रकार का निर्णय लेके सिर्फ लोगों में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। एक नई जुमलेबाजी है मोदी सरकार की। अब जबकि चुनाव में 2 महीने बचे हैं, तब इनको सवर्णों की याद आ रही है कि 10% आरक्षण सवर्णों को देना चाहिए। मगर देश की जनता भली भांति जानती है कि ये ताजी और नई जुमलेबाजी है। सिर्फ टाइमिंग पे हमें एतराज ये है क्योंकि बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है, उनको हरगिज नहीं बख्श देना चाहिए जिनकी नीयत खराब होती है। और ये नीयत का ही सवाल है, उसी पे हम प्रश्न कर रहे हैं। उधर सवर्ण आंदोलन से जुड़े लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आज जब इनके पास राज्यों में सरकार गंवाने के बाद आज मोदी जी की जो आंखें खुली हैं, इनने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की बात की है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये तो वो हाल हो गया कि बीमारी गिरफ्त लड़का पैदा हुआ है। मतलब इस तरीके से हमें आरक्षण देने की कोशिश की है, लुभाने की कोशिश की है, लेकिन ये शुरुआत कर दी है, हम उनका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र की सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस वर्ग के लिए एक कवायद की जा रही है, वो इस फैसले से कितना खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जिस वर्ग को लुभाने के लिए कवायद की जा रही है वो वर्ग कितना खुश है, असल सवाल यही है और सवाल बड़ा भी है। और तब जबकि ये बड़ा सवाल है, बड़ा ऐलान है, तो एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेगा और ये बड़ी डिबेट है। 1 घंटे लगातार हम इस पर बने रहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर आरक्षण किसको मिलेगा। शहर में जिसका 1000 वर्ग फुट से कम का मकान है वो आरक्षण का पात्र होगा। कस्बों में 200 गज जमीन वाले भी इसके पात्र होंगे। शहरों में 100 गज जमीन वालों को इसकी पात्रता मिलेगी। अभी किसको कितना आरक्षण है? ओबीसी के पास 27% आरक्षण है, एससी के पास 15% आरक्षण है, एसटी को 7.5% आरक्षण हासिल है और कुल जमा होता है 49.5, जो अब बढ़कर हो जाएगा 59.5% अगर यह आरक्षण हो जाता है। आरक्षण का दाम क्यों चला जा रहा है? क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। देश में सवर्णों की आबादी करीब 23% है और इस 23% में जो गरीब तबका जो लिमिट तय की गई उसमें काफी लोग आ जाएंगे। 125 सीटों पर सवर्ण वोट ही जीत हार का फैसला करता है। पारंपरिक तौर पर यह वोट बीजेपी का वोट माना जाता रहा, लेकिन SC/ST एक्ट के बाद नाराज बताए जाते थे सवर्ण। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी हार गई। SC/ST एक्ट में बदलाव की वजह से सवर्ण नाराज बताए जाते रहे। आबादी के लिहाज से सवर्ण सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में खास तौर पर जिस तरह से SC/ST, अब ये देखिए किन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण की मांग हो रही है। कर्नाटक में 70%, आंध्र प्रदेश में 55%। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ एक नई सियासी पार्टी का उदय हुआ। इसी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरती रही। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी चीजें मिलकर बीजेपी के लिए हार का सबब बनी। और तब जबकि ये बड़ा टॉपिक है, बड़ा विषय है, एक बड़ी डिबेट है, 1 घंटा आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों के लिहाज से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। भोपाल से इस वक्त नेता कांग्रेस ओम रघुवंशी जी, इसके साथ साथ बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ होंगे, सपाक्स की नेता वीणा घाणेकर जी भी हमारे साथ होंगी। इसके साथ साथ रायपुर से कृष्णमूर्ति बांधी साहब, आप विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के। इसके साथ साथ मोहन मरकाम जी, कांग्रेस के विधायक, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। रामावतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और नरेश गढ़पाल साहब भी दलित चिंतक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहला सवाल, चूंकि जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी सबको साथ लेकर चलता है, तो शुरुआत हम उस पार्टी से करेंगे जिसका जन्म ही इस मुद्दे पर हुआ था। हम बात सपाक्स की कर रहे हैं, यानी कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन, जो एक सिर्फ संगठन था, वो सियासी पार्टी में तब्दील हुआ इस विधानसभा चुनावों से पहले और उसने वोट भी हासिल किए। वीणा घाणेकर जी, अगर ये कैबिनेट का फैसला अमल में आ जाता है और कानून बन जाता है, नियम बन जाता है, तो आपके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आपके अस्तित्व पर सवाल इसलिए खड़े हैं, इन्हीं चीजों को तो लेकर आपने पार्टी बनाई। जी नहीं, आपका कहना सही नहीं है। हमारा अस्तित्व तो रहेगा, क्योंकि जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो जाता है तब तक हमारा यह संघर्ष चलता रहेगा। हमारे संघर्ष में सामान्य जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग, ये तीनों घटक हैं। और तीनों में से सामान्य जाति को आपने, आज की सरकार ने 10% आरक्षण दिया है। और 10% आरक्षण भी कैसे दिया है? जो अनारक्षित 50% है उसमें से निकाल के 10% दिया है, यानी किसी को कम नहीं किया है। तो हमारी ही प्लेट में से जैसे कोई वस्तु हम ही को खिलाई जाए, उस तरह से हुआ है। फिर भी यह सामान्य जाति के कमजोर वर्गों के लिए है, आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण है। इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं कि कम से कम वर्तमान सरकार कुछ कदम आगे तो इस दिशा में बढ़ी। वीणा जी, आपसे एक छोटा सवाल और है। आपने बहुत बेहतर बात कही कि हमारी थाली में से हमारा ही भोग हमें दूसरे तरीके से खिला दिया गया। अब ले देकर मैडम 100% ही हुआ है कुल मिलाकर। अब ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी मुल्क का 10% ले आएंगे। या आपको लगता है कि इसलिए बचा गया ताकि दूसरे वर्ग नाराज ना हो जाएं? जी नहीं, हमारा तो आधार यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए। SC/ST में जो आरक्षण दिया जा रहा है उसका लाभ केवल 4 से 5% लोग ले रहे हैं। IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, राजनीतिज्ञ लोग,
नवधनाढ़ लोग जो बार बार आरक्षण लेते हैं, अर्थात एक विधानसभा या एक लोकसभा से अगर एससी का जो कैंडिडेट खड़ा रहता है बार बार उसी को दोहराया जाता है। हमारा स्पष्ट अभिमत है कि एक बार ही एक एससी के किसी भी परिवार को आरक्षण दिया जाए, एक बार आरक्षण मिलने के पश्चात वो वहां से हट जाए, ताकि ठीक है, ये दो बातें आप हमेशा करते रहे हैं कि एक जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया फिर परिवार में दूसरा न ले और दूसरा की आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। मृगेंद्र सिंह जी, विधानसभा चुनाव 2018 में 3 राज्यों में मिली हार के बाद ये कितना बड़ा फैसला है या कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है 19 में बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी जो तीनों राज्यों सत्ता से बाहर हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान एट्रोसिटी एक्ट का है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जिस तरह बदला, उसके बाद सपाक्स और जिस तरह से आंदोलन किया और गांव तक पहुंचा, उसका काफ़ी कुछ बड़ा योगदान है। विशेषकर अगर मध्य प्रदेश की अपन बात करें तो अगर ग्वालियर और चंबल संभाग में जो कि बीजेपी का लगभग सफाया होगा, उसका सबसे बड़ा कारण एट्रोसिटी एक्ट ही है, क्योंकि आरक्षण की सबसे ज़्यादा आग उसी क्षेत्र में लगी थी। वहीं 2 अप्रैल को बंद भी हुआ था, उसके बाद गोलीबारी भी हुई इसमें, तो इसका काफ़ी कुछ असर हुआ। शायद इसी के डर के कारण केंद्र की सरकार ने सवर्ण 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अब ये कितना फायदेमंद होता है, कितना नुकसान, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ अन्य दल जो महागठबंधन बन रहा था, उसको देखते हुए फैसला काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है कि वहां सवर्ण जो एक ऐसा वर्ग था जो न सपा की तरफ था न बीएसपी, उधर उनको लग रहा था कहीं कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, इसको देखते हुए फैसला निश्चित रूप से यूपी के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, और सियासी इतिहास को अगर हम देखें या सियासी तासीर को देखें तो बीजेपी को वोट करता रहा है देश का अगड़ा, या जिसे आप सवर्ण कहते हैं। आशीष शर्मा जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, ये सर पहले भी चर्चा हुई थी कि अगर ये एससी एसटी वाला मुद्दा इतना नहीं उठा होता विधानसभा चुनावों से पहले, तो आज आपकी जीत का अंतर कुछ और होता, कुछ और शर्मा, त्रिवेदी, त्रिपाठी आपको और वोट करते। नहीं, ऐसा नहीं है कि हार के पीछे ये कारण भी है, बहुत सारी वजह रही होंगी जिनकी समीक्षा पार्टी भी कर रही है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस को भी कोई स्पष्ट जनादेश नहीं मिला और बीजेपी के खिलाफ भी कोई एक तरफा लहर नहीं थी मध्य प्रदेश में, और इस कारण हम कांग्रेस से थोड़े बहुत पीछे रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि एट्रोसिटी एक्ट और इनका कोई ज्यादा बड़ा इसमें योगदान रहा है। बहुत सारे कारण रहे हैं, समय समय पर तात्कालिक और स्थानीय कारण भी रहे हैं प्रत्याशियों के हारने के, लेकिन आज का जो फैसला माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है, मैं इसे स्वागत योग्य मानता हूं, एक ऐतिहासिक कदम मानता हूं, और उन्होंने इस निर्णय को लेकर ये सिद्ध किया है कि वो इस तरह के निर्णय भी ले सकते हैं। अभी तक किसी सरकार ने सवर्णों के लिए इस तरह का निर्णय नहीं लिया, आज मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया है, तो मैं इसके लिए उनको अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ओम रघुवंशी जी, सर कांग्रेस को इस फैसले पर कोई आपत्ति है या फिर नहीं है? आपकी सरकार है, आपने कहा कर्ज माफी करेंगे, आपने कर दी, अब जिनकी सरकार केंद्र में है उनका ये फैसला है, तो आप स्वागत करते हैं या आपको इसमें कुछ झोल दिखता है? नहीं, हम तो पहले से ही ये बात कहते आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 के चुनाव में तैयारी की थी तो उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष में हम रोजगार देंगे। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज तक कम से कम 4 महीने बचे सिर्फ मोदी जी को, तो कम से कम 9 करोड़ लोग रोजगार में लग गए होते। तो मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और ये भी जो लॉ है इसमें संविधान में संशोधन करना है। आपने देखा होगा गुजरात चुनाव के समय भी आंदोलन हुआ पाटीदारों का, पटेलों का, राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन हुआ, मराठाओं का महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में आंदोलन हुए। ये सारे आंदोलन होते होते ये स्थिति आ गई कि मोदी जी को जब 3 राज्यों में विदाई का संदेश मिल गया, उसके बाद इस तरह का एक रोजगार देने का माध्यम बनाया और वो लाए हैं। और उसके लिए भी पार्लियामेंट को 1-2 दिन का समय बचा है। इसमें संविधान संशोधन होने, राज्यसभा में जाना है, लोकसभा में पास होना है। और इस तरह के जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ये काम उनको जिस समय आए थे उस समय करना था। हम तो चाहते हैं कि बेरोजगारों
परिवारों को रोजगार मिले, रोटी मिले और गरीबों का फायदा हो। क्योंकि हमारी पार्टी का ही उद्देश्य और ध्येय ये रहा है कि सर्वहारा वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, हरिजन आदिवासियों के लिए हम काम करें, उनको रोजगार के सारे साधन मुहैया हो, और यही काम हम चाहते हैं। लेकिन मोदी जी यहाँ आकर के फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने विदेश यात्रा से अभी फुर्सत मिली है। किसान गोली खा रहा है, बेरोजगार गोली खा रहा है, इनको गोलियां मारी जा रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। तब मोदी जी को विदेश यात्रा से मुक्ति मिली है और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने उनको जगाया है। तो एकदम से जो झटके से आदमी जागता है तो क्या वैसे ही ऐसे कोई फैसले लेता है, जिस तरह से मंडल और कमंडल एक समय सीमा आ गई है। मैं पूछता हूं ये सवाल, लौट रहा हूं रघुवंशी जी आपके पास। ओम जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सर, कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे बीजेपी में। कृष्णमूर्ति बांदी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, तो क्या वाकई 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जो हार मिली, उसके बाद बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा? इतनी देर क्यों कर दिया आपने यह फैसला लेने में, जबकि आप जानते हैं कि आपका आखिरी सत्र है और गिनकर दिन बचे हैं 2 या 3? नरेश भाई, ये राज्यों के चुनाव के हार जीत से इसका संबंध नहीं है। पिछले कई वर्षों से इस बात पर समय समय पर चर्चा होती रही है कि आरक्षण को लेकर के कहीं कहीं बात उठती रही है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल में उन्होंने जो बहुत सारे लोगों के, सामान्य वर्ग में आज भी गरीब लोग हैं, उनकी हितों को संरक्षण करने का जो कदम उठाया है, वास्तव में तारीफे काबिल है। और लोग अपनी अपनी नजरियों से, अपनी अपनी तरीके से इसे परिभाषित करने का देख रहे हैं कि इस समय उचित नहीं था। निर्णय तो कभी भी निर्णय के रूप में लोगों के हित में किया जा सकता है, सबके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है। ये सबके साथ सबका विकास वाला बातचीत है, न इसमें कोई नियत की खराबी है। नहीं बांदी साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर मैच चल रहा है, ओवर की आखिरी गेंद है, एक छक्का चाहिए जीतने के लिए, तो मैं इसी गेंद पर छक्का मारूंगा ना सर? मैच खत्म होने के बाद मैं अकेला ग्राउंड में छक्का मारता रहूं, उससे कौन सी मेरी टीम जीत जाएगी? देखो, छक्का मारने का, स्पोर्ट्स का और निर्णय का दोनों अलग अलग चीज है। वो तो स्पोर्ट्स में जब मौका मिलता है तो अब चौका मार दिया जाए, छक्का मार दिया जाए, पर ये तो पूरे प्रशासन काल में अब समय समय पर निर्णय ले रहे हैं। आज ये अवसर है, उस अवसर में एक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए जो बहुत कई प्रकार के उलझने और परेशानियां हमने देखी है, उनके साथ देखा है, उनकी मांगे जायज थी और आज मोदी जी ने उनको मांगे कर दिए, तो उसको के समय अवधि में तौला ना जाए। उसके निर्णय पर, उसकी संवैधानिकता निर्णय पर हम उनको बधाई दे, मेरा ऐसा आपसे आग्रह है। ठीक है, मैं गढ़पाल साहब के पास आ रहा हूं। उससे पहले मेरा एक सवाल रामावतार जी आपसे है। सर, रामावतार सर, यानी यहां से ये करीब करीब मुद्दा राम मंदिर जैसा हो गया कि 2019 से पहले आपने एक शिगुफा छेड़ दिया, एक टॉपिक छेड़ दिया है, और ये आपने ये भी बता दिया है कि अगर आपको ये आरक्षण चाहिए तो 2019 में आप हमें लाइए और हम आते ही फिर इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस सत्र में, इस सरकार में ये लागू हो जाए, बिना दांव पेच के ये सब लागू हो जाए, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हेलो, देखिए, आपने सब चीज एक तरह से समीक्षा पूरे फैसले का कर दिया है। इसके पहले कि इस तरह के फैसले 1991 में नरसिम्हा राव जी ने लिया था, उसके बाद कोर्ट के फैसले पर यह निरस्त हो गया। जिस तरह के फैसले आज मोदी जी लिए हैं, इसके पहले भी ये फैसले हो चुके हैं इस तरह के, और इस तरह से कोर्ट को निरस्त कर दिया गया। तो क्या अब जो चुनाव के पहले इस तरह के फैसले लिए गए हैं, ये व्यवस्था भी आगामी जाके कोर्ट में फिर से निरस्त हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी इसकी प्रक्रिया अधूरी है, अभी इसको एक राजनीतिक शिगुफा चुनाव को देखते हुए कहा जा सकता है। एक तरह से भाजपा के जो रीढ़ है, भाजपा को जो खड़ा करने वाले जो लोग हैं, ज्यादातर उसमें सामान्य वर्ग के लोग रहे हैं, चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे आरएसएस का बड़ा विंग जो काम करता है राष्ट्रवाद और मानववाद पर, उसमें बड़ा वर्ग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोग जो है
पिछले दिनों जो आरक्षण लाया गया था उसके प्रस्ताव के बाद नाराज थे, तो वो वर्ग एक तरह से छिटक कर भाजपा से कांग्रेस की तरफ जा रहा है ऐसा संकेत मिलने लगे थे। तो इस संकेतों के देखते हुए एक नया राजनीतिक संकेत देने की कोशिश की गई है। ठीक, अब इसका अंतिम परिणाम कैसे निकलता है, क्या निकलता है, क्या वास्तविक रूप से जो आर्थिक तौर पे आरक्षण के हकदार हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये एक भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। ठीक है, इसका जवाब दूसरी ओर आज सारे राजनीतिक दलों को ये बात तो सोचना चाहिए। राम अवतार साहब, मैं आता हूं आपके पास। नरेश गढ़पाल जी दलित चिंतक हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, जैसा वीणा जी कह रही थी कि हमारी थाली में कुछ व्यंजन हैं और वही हमें दिए गए हैं, बतौर दलित चिंतक आपको तो सर इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है ना, क्योंकि आपका जो कोटा है उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। देखिए, इस वर्तमान फैसले को जो है मैं न तो स्वागत करूंगा न ही मैं इसकी निंदा करूंगा। ठीक है, वर्तमान स्थिति ये है कि जो पुराना आरक्षण है वही जब पालन नहीं हो रहा है तो नया जो है क्या होगा। वर्तमान में अपनी कमियों को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने जो है ध्यान भटकाने के लिए एक नया पॉलिटिकल एजेंडा जो है उन्होंने जनता के सामने छोड़ दिया। देखिए, वर्तमान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और गरीब लोगों के लिए जो है, चाहे गरीब कोई भी हो, गरीबी खत्म करने के लिए जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार कई प्रकार की तमाम योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हम जो योजना चला रहे हैं वो धरातल में कहां पर है। अगर किसी व्यक्ति ने लोन लिया है तो लोन से उसने काम चालू किया कि नहीं किया। लेकिन यहाँ राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। इस कारण हमारी जितनी रोजगार सृजन करने वाली जो हमारी जो संस्थाएं, जितनी योजनाएं हैं, सब फ्लॉप है। इस कारण निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़ने के कारण ही ये वर्तमान में आरक्षण, बिना आरक्षण हो, आरक्षण नहीं हो, सवर्णों का आरक्षण, गरीबों का आरक्षण, ये निरंतर एकमात्र राजनीतिक सत्ता के लिए जो है राजनीतिक दलों द्वारा छोड़ा गया एक सुई गुफा है। ठीक, राम अवतार तिवारी जी, मेरा आपसे एक सवाल है सर, क्या आपको नहीं लगता कि आरक्षण जो एक समयावधि की एक व्यवस्था थी संविधान में, और जिसे वक्त के साथ खत्म हो जाना चाहिए था, जो परिकल्पना भी थी, सर ऐसे तो देश से आरक्षण खत्म हो गया अगर यूं ही आरक्षण वर्ग दर वर्ग और बढ़ता चला गया? ये हम आगे जा रहे हैं कि पीछे मुड़ रहे हैं? देखिए, हम ये तो पीछे मुड़ रहे हैं। इसलिए अब आरक्षण आजादी के बाद जो संविधान विशेषज्ञ थे उनकी जिस अनुसार से मंशा थी, जो सोच थी, उसके विपरीत अब ये राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है। आरक्षण उस वर्ग का विकास, वंचितों का विकास, ये ना होकर वोट बैंक की राजनीति बनकर रह गई है। अब इस बार ये लग रहा है कि मोदी जी को कि सामान्य वर्ग मुझसे नाराज है, राहुल गांधी जी जनेऊ दिखा दिए तो उधर चले जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं डर है। डर के कारण ये आरक्षण नया आया, आर्थिक तौर पर आरक्षण। तो इसके बदले अब योग्यता की कीमत, आज 21वीं सदी में योग्यता की जरूरत है, योग्यता का समय आ गया है, तब योग्यता को प्रोत्साहित करने की जरूरतें हैं, क्योंकि हमारे देश से प्रतिभा पलायन करने लगा है। और दूसरी ओर आरक्षण की इस व्यवस्था से सरकारी व्यवस्था भी खराब हो रही है, गुणवत्ता का अभाव आ रहा है। ऐसे में जो लोग प्रतिभावान युवा हैं उनको आज अच्छे नंबर पाने के बावजूद भी उनको जगह सही नहीं मिल पाता, तो उनको सम्मान दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक वोट बैंक से हटकर क्रांतिकारी कदम तब होगा जब आरक्षण को सर ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कितना ये प्रासंगिक है, कितना मौजूद है, IAS अफसर हैं, ये बेहतर आप भी जानते हैं, उनको लगातार आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ठीक, मैं आपके पास आता हूं राम अवतार सर। मृगेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल है सर।
सवर्णों को आर्थिक तौर पर आरक्षण, लेकिन बाकी वर्गों को जातिगत तौर पर आरक्षण। आपको लगता है कि ये एक नया पेंच होगा जिस पर सरकार घिरेगी और सवर्ण ही हो सकता है इस पर निशाना उठाएं? देखिए, निश्चित रूप से इस पे निशाना उठ सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि ये अंतिम सत्र है लोकसभा के, उसके दौरान ये विधेयक लाया जा रहा है। अब पहली चीज तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 50% से आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। इसके पहले ये नरसिम्हा राव जी सरकार में भी आया था, फिर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% आरक्षण प्रावधान नहीं, तो वापस लौटना पड़ा था। तो ये सब चीजें हो रही, तो जल्दबाजी में जो तीनों हारने के बाद चुनाव निर्णय लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी के लिए ही घातक साबित हो जाए। और जहां तक आरक्षण की बात है, तो आरक्षण सरकार को समाप्त कर, आरक्षण तो गरीबी के आधार पर होना चाहिए। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब ब्राह्मण में भी हो सकता है, वैश्य में भी हो सकता है, क्षत्रिय में भी हो सकता है, ओबीसी में हो सकता है, तो किसी वर्ग का हो सकता है। लेकिन केवल जात के आधार पर आरक्षण से कुछ ही लोगों को फायदा हो रहा है, चाहे वो जो एक बार आगे निकल गया, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, राजनीतिज्ञ हैं, जो एक बार आगे निकल गए, आप देखिए ना, उनके बेटों को ही लगातार आरक्षण मिलता जा रहा है। अब क्या वो किसी गरीब ब्राह्मण, किसी गरीब क्षत्रिय, गरीब वैश्य के बच्चों से क्या उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि बिना आरक्षण के पढ़ सकें या आरक्षण के बिना आगे जा सकें? वो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन गरीब अगर ब्राह्मण है तो फिर उसकी गलती है कि वो गरीब के घर पैदा हुआ, इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। तो मैं तो कहता हूं कि आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आरक्षण के लिए कोई जात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आरक्षण दें तो आर्थिक आधार पर दें, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, ये जो मापदंड है, ये सवर्णों के लिए ही क्यों? आशीष शर्मा जी, अब ये सवाल तो उठेगा सर कि आपने ये बात मानी कि जातिगत से बढ़िया आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, लेकिन ये जो बैरियर है ये सिर्फ सवर्णों के लिए क्यों? फिर आप इतना जिगरा क्यों नहीं दिखाते? या वो 56 इंच जो आप कह रहे हैं कि छाती है, तो वो छाती तब क्यों नहीं दिखाते कि आप ये भी कह सके कि अगर दलित वर्ग से भी हो या पिछड़ा वर्ग से भी हो, आरक्षण अब उसे ही मिलेगा जो आर्थिक तौर पर कमजोर है? देखिए, जातिगत आरक्षण की व्यवस्था संविधान ने दी है और ये काफी वर्षों से, आजादी के बाद से लगातार इस देश में चल रही है। वो सर लिमिटेड वक्त के लिए पहली थी। बार कभी अगर आपने, कभी कांग्रेस ने उनको बढ़ाते चले गए। मोदी सरकार ने अगर ये सोचा है कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो मैं इसे एक अच्छी पहल मानता हूं। आगे चलकर और इसमें जो जो आवश्यक होगा आरक्षण की व्यवस्था में, वो भी सरकार करेगी, पार्टी भी उस विषय में विचार करेगी। लेकिन अभी सरकार ने ये तय किया है अगर कि हमको आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण लोगों को भी आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको आरक्षण देना चाहिए, तो मैं मानता हूं इसमें कुछ गलत नहीं है। बांदी साहब, मेरा आपसे यही सवाल है सर कि अगर आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण देना है तो ये आप सवर्णों के लिए रूल लाते हैं, लेकिन जो पुराना आरक्षण व्यवस्था बनी हुई है उसमें फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर कोई आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत अगर दलित समाज से है या फिर पिछड़ा समाज से है तो वो आरक्षण का पात्र नहीं होना चाहिए? उससे नहीं। बांदी साहब, कृष्णमूर्ति बांदी जी, आर्थिक रूप से, हेलो जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, बांदी साहब बोलिए। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण जो गरीब स्वर्ण समाज के लोग हैं वहां उन्होंने उनके दिए। यदि अब उस आरक्षण की परिभाषा को SC तक आर्थिक मुद्दों पर ले जाए तो ये विशाल डिबेट हो जाएगा। और इसकी जो परिकल्पना है कि अनुसूचित जाति की सामाजिक परिवेश में जो एक स्टिग्मा थी उसके आधार पर उन्हें दिया गया है, उससे और इसको दोनों को जोड़ा ना जाए, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां बहुत ही अलग अलग है। इसलिए जो है, अब रही बात, कभी कभी ये भी उठती है कि लगातार आरक्षण को बढ़ाने की स्थिति है, लेकिन जब भी आरक्षण को सही ढंग से पालन अगर किया जाता तो अनुसूचित जाति के वर्ग को इतनी लंबे समय तक आरक्षण की प्रक्रिया में गुजरना नहीं पड़ता। लेकिन आज भी देखें रोस्टर में कितने पीछे हैं अनुसूचित जाति के लोग, पदोन्नति की स्थिति क्या है, प्रमोशन की क्या स्थिति है, उनके आरक्षण की क्या स्थिति है, ये अभी है। इसलिए अभी जो 10% जो आरक्षण सवर्णों को दिया जा रहा है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि वास्तव में बहुत सारे गरीब सामान्य वर्ग में उच्च कोटि की गुणवत्ता धारण किए हुए गरीब लोग रहते हैं, उन्हें मिलना चाहिए। मोदी जी का बहुत बढ़िया
एक परिकल्पना है और उन्होंने जिस ढंग से ये लाए हैं वो समयोचित मांग है उनकी। ठीक, नरेश गढ़पाल साहब, आपसे मेरा एक छोटा सवाल है सर, उसके बाद फिर मैं और मेहमानों के पास भी जाता हूं। आप इस बात की शिकायत तो करते हैं कि अच्छी तरीके से आरक्षण का पालन नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था का पालन नहीं हो पा रहा। मेरा सवाल यह है सर, आप ही के वर्ग से यह आवाज क्यों नहीं उठती कि जो हमारी ही जाति, हमारे ही समाज से आर्थिक स्थिति तौर पर मजबूत है जिनकी, वो आरक्षण के पात्र ना हो, ताकि बाकी लोगों को आरक्षण मिले? शेख साहब, मेरा यह आग्रह है कि इसकी जो चर्चा की जो सीमाएं हैं वो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10% सवर्णों को आरक्षण दिया है उनको उनकी आर्थिक आधार पर वहां तक के सीमित किया जाए, और इसको अगर वो करेंगे तो वह एक अनावश्यक रूप से चर्चा और उसकी अच्छाई भी होंगे और उसकी बुराई भी होंगे, उससे जोड़ा ना जाए। नहीं गढ़पाल साहब, ये आप ही ने मुद्दा उठाया था, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। वर्तमान में जो वर्तमान में जितनी भी समस्याएं जो जाति देखकर जो है व्यक्ति पर की जा रही है, अगर कोई व्यक्ति अगर स्टाइलिश दाढ़ी रख रहा है तो उस पर जो अत्याचार जो किया जा रहा है उसकी जाति देखकर किया जा रहा है, न कि उसका आर्थिक या कि वो गरीब है या अमीर है। कोई व्यक्ति मंदिर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, वो क्या देखकर किया जा रहा है कि वो जाति आधारित देखकर उसके साथ छुआछूत का वो किया जा रहा है। जब तक समाज से इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार की जब दोष खत्म नहीं होगा, तब तक जो है लगातार आरक्षण चलते रहेगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं छत्तीसगढ़ में शासकीय नौकरी में जब SC ST के आरक्षण में कितने प्रतिशत लोग जो है काम कर रहे हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है एक RTI के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने जवाब दिया कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में 22% लोग काम कर रहे हैं और वहीं शेड्यूल कास्ट के लोग 7% काम कर रहे हैं। अब बताओ आरक्षण कितना है और वर्तमान में पदस्थ कितने हैं? जब सरकारी कार्यालयों से जब तक भर्ती नहीं होगी, पदोन्नति नहीं होगी, नए लोग कैसे आएंगे? नए लोग नहीं आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी को जब तक आप दूर नहीं करोगे, ये तब तक ये राजनीतिक जुमला चलते रहेगा। ठीक है, इसके दो पहलू हैं कि एक तरफ या तो आप आरक्षण की व्यवस्था ठीक से पालन नहीं करा पा रहे सरकार के लिहाज से, या फिर आरक्षण का उतना लाभ मिलता नहीं, आप आरक्षण दे देते हैं, लाभ मिलता नहीं, और अगर ये आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों को, सवर्णों के लिए भी दिया जा रहा है, तो क्या इसकी कितनी संभावना है कि वो भी जो मंशा है आपकी वो पूरी तरह से परिपूर्ण होगी? ये भी एक सवाल है। ओम रघुवंशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2019 में सर आपको भी चुनाव लड़ना है, कांग्रेस का यहां से क्या स्टैंड है कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा आए या ना आए और आपको मौका मिले, तो क्या इस नियम को आप आगे लेकर जाएंगे, इस फैसले को आप पूरा करेंगे? प्रश्न इस बात का है कि जब ये संविधान संशोधन के लिए पार्लियामेंट में आएगा तो पहले तो मोदी जी की सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में, और ये सिर्फ चुनाव के लिए लाया गया है और ये इसके आधार पर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी देरी के कारण इन्होंने गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सरकार गंवा दी। और उसके बाद मोदी जी जिस तरह से GST और नोटबंदी से 2 करोड़ नौकरियां गई, 2018 में 1 करोड़ नौकरियां गई, तो नई नौकरी देने की बात तो छोड़िए, पुराने लोगों की नौकरियां कम हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश से बड़ी उम्मीद थी, इस देश के निवासियों को मोदी जी से, वो जिस तरह से इस देश में आए थे प्रधानमंत्री बन के 56 इंच का सीना लेकर के, और वो कहते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में दूंगा, लेकिन ये सब बातें जुमला साबित हुई। और उन्होंने हर समय पर मुद्दे निकाले, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे गाय का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, वो हर सत्र में हर समय जनता और देश का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका महागठबंधन जो है उससे भी उन्होंने सलाह नहीं ली। इस मोदी सरकार की कैबिनेट के फैसले को आगे बढ़ाएंगे? हमारी सरकार चाहती है हम सब हर बेरोजगार को रोजगार और रोटी दें, ये हमारी सरकार चाहती है, हमारी सरकार का स्टैंड है। ठीक है, मैं और स्पेसिफिक होता हूं सर, हाँ या ना, आप इसे और हम इसका समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ये हमारी सरकार करने जा रही है, और हमारी सरकार आएगी तो हम इससे अच्छा बिल लेकर के आएंगे। सर बच्चों को आप कार दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, सब कुछ करिए, आप इस फैसले को आगे लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
हम इससे अच्छा फैसला लेकर के आएंगे। इस देश वो फैसला किस तरह का होगा? आएंगे हमारे वो फैसला किस तरह का होगा? हमारा फैसला हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, उसके बाद करेंगे हम फैसला। और हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें हम बनाएंगे, उसमें हम बात रखेंगे। हमारे वचन पत्र में जो पूरे देश के सामने हम चुनाव लड़ने के लिए रघुवंशी जी कभी जलेबी खाई है क्या? रखेंगे और लिखेंगे। जी कभी जलेबी खाई है सर? जी नहीं, जलेबी भी खाई है और इमरती भी खाई है। नहीं, इमरती फिर भी सीधी होती है सर। खैर छोड़िए उस बात को। मैं आ रहा हूं अब वीणा जी आपके पास। वीणा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, और आपसे सवाल यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग सपा पहले दिन से करती रही है। क्या आप इस फैसले के साथ अब ये मांग उठाएंगे और ये आपके चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल होंगी, या ये पार्टी की लाइन बन जाएगी कि अगर सवर्णों के लिए आर्थिक आधार का बैरियर है तो यही नियम अब बाकी जो व्यवस्था उसके लिए भी होना चाहिए, जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है? जी हाँ, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। इसलिए जो क्रीमी लेयर जो सामान्य जाति के लिए लगाई गई है और जो पिछड़ी जाति के लिए भी लगाई गई है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी लगाई जाए, क्योंकि उनमें भी जो पनप रहा जो कुलीन वर्ग है वो पिछले लोगों को आगे आने नहीं दे रहा है, क्योंकि अंतिम छोर पर बैठा हुआ SC ST का वर्ग तो वही के वही है। तो प्रगति कैसे हो रही है, विकास कैसे हो रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासन से यह पूछा कि आप बताइए कितने लोगों को आरक्षण का लाभ दिया, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ऊपर हो गए, तो हमारी भारत सरकार आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाई। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ढेरों, लाखों, सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं और सरकार के पास आंकड़े नहीं है बताने के लिए। ये बताता है कि किस हद तक मॉनिटरिंग हो रही है। मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगा आप मेहमान छोटे छोटे में जवाब दें। वीणा जी, मैं आता हूं आपके पास। आशीष जी, तो इसका मतलब ये है कि सबका साथ सबका विकास, या अगर किसी समाज का विकास करना है तो एकमात्र और आखिरी जो उपाय है वो है आरक्षण, फिर वो किसी भी मद में हो। नहीं, देखिए, आरक्षण का जहां तक मैं मानता हूं मतलब ही यही है कि सबको समान रूप से लेकर आए। जो लोग नीचे हैं, दबे हैं, कुचले हैं, पिछड़े हैं, उनको भी समान दर्जा दिया जाए। और इस देश में आरक्षण बरसों से चल रहा है, आजादी के बाद से चल रहा है। आरक्षण एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर समय समय पर सबको चिंतन करना चाहिए, हर राजनीतिक दलों को, कि जिस कारण से ये व्यवस्था लागू की गई थी उसका लाभ नीचे तक पहुंचा है कि नहीं, जिन वर्गों के लिए लागू की गई थी उन वर्गों के पात्र लोगों तक ये आरक्षण पहुंचा है कि नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक सार्थक प्रयास किया और उनके प्रयास को कोई राजनीतिक वजह नहीं मानना चाहिए, कोई इस तरह का कारण नहीं मानना चाहिए कि चुनाव के कारण ये कर रहे हैं। काफी समय से ये एक अंदर ही अंदर देश के ये बात सुलग रही थी कि जो लोग सामान्य वर्ग में हैं, पिछड़े वर्ग में हैं और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनको भी बराबरी पर आने का हक मिलना चाहिए। ठीक है सर, अगर ये बात है तो कृष्णमूर्ति जी, खुले तौर पर बीजेपी ये बात क्यों नहीं कहती कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा हम कर्ज माफी करेंगे, आप भी खुले तौर पर कहिए कि अगली बार जब सरकार आएगी हम 10% आरक्षण देंगे सवर्णों को। खुले तौर पर कहिए ना आप, ये मैनिफेस्टो है हमारा, क्या दिक्कत है? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% आर्थिक आधार पर दे दिए, ये इसको दे तो खुलेपन का है, स्पष्ट नीतियां हैं, स्पष्ट नीति है। और इस पर इसकी जो परिभाषा है, चूंकि इस समय दिया जा रहा है इसलिए चुनाव से उसे जोड़ा जा रहा है, ये चीज बातचीत किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले, साल भर पहले कि जिस तरीके से मुद्दे चल रहे थे SC ST के एट्रोसिटी एक्ट पर, सामान्य वर्गों की है, बहुत सारी बातचीत है, प्रक्रिया तब से ही चल रही है, विचार तब से ही चल रहे हैं। और एक आरक्षण एक ऐसी घटक हो गया है, चाहे ST SC OBC के लिए है या सामान्य वर्ग के लिए है। यदि वास्तव में अगर इन वर्षों में, इतने वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से आरक्षण की बात की है और यदि उसका पालन वास्तव में अगर राजनेताओं ने चिंतन के साथ किया होता, उसकी रोस्टर में, उसके प्रमोशन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, OBC का अगर उसके अनुपात के हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाता, तो आज जो आर्थिक असमानताएं हैं, जो ग्रामीणों के क्षेत्रों में आर्थिक असमानताएं दिख रही है, वह नहीं दिखता। ठीक, आज हम फिर कह सकते थे। गांधी साहब, मैं आता हूं आपके पास। सर, मैंने कहा सर मेरे पास वक्त कम है, मुझे सबसे प्रतिक्रिया लेनी है। रामावतार तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर,
ये बात ठीक है कि 2 करोड़ रोजगार की बात सरकार ने कही थी चुनाव से पहले। अगर ये इसमें एक बड़ा वर्ग को आप रोजगार अगर मुहैया करा पाते तो शायद आप आज स्थिति में नहीं होते कि आपको ये ऐलान करना पड़ता। या आपको लगता है कि अगर रोजगार मुहैया करा भी दिए गए होते तो हर पार्टी का थिंक टैंक होता है और कुछ ना कुछ नया निकाला जाता है, और आज ये भी एक नई चीज है जो चुनाव से पहले इंट्रोड्यूस कर दी गई है। देखिए, ये पूरी तरह फैसले में चुनावी राजनीति ज्यादा दिख रही है, बनिस्बत किसी वर्ग विशेष को फायदा देने की बात नहीं दिख रही है। वास्तविक में आज देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की जरूरत है, एक बात। दूसरी ओर हम अब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तब प्रतिभा का सम्मान की जरूरत है, या उनको आरक्षण के दलदल में फिर फंसाना है। आरक्षण की बात जो है हर राजनीतिक दल अपने फायदे अनुसार करती। इसके पहले वीपी सिंह ने किया था, इसके पहले कि नरसिम्हा राव जी ने किया था, अब मोदी जी भी कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं या किसी गरीब वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने कर रहे हैं, ये दोनों मंशा जो है वो अगर स्पष्ट रहेगा तभी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक छोटा सवाल मेरा मृगेन सिंह जी से है। मृगेन सर, तब जबकि पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, अगर भारत खड़ा रहा, अर्थव्यवस्था खड़ी रही, तो वो यहाँ के टैलेंटेड युवाओं की वजह से थी। लेकिन उस मोराल का क्या होगा जो अब इस आरक्षण के बाद टूटेगा और जो नीचे जाएगा? निश्चित रूप से आरक्षण देने से जो युवा है, विशेषकर जो इंटेलिजेंट युवा हो, तो उसका निश्चित रूप से वो इसीलिए जो पलायन हो रहा है, विदेश में लोग जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, उसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है। आज आप देखिए 0 नंबर जिसको मिलते हैं मेडिकल में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन अगर सवर्ण है वो 70 नंबर मिले तो उसको नहीं मिलता। जो युवाओं का पलायन अगर रोकना है तो आरक्षण को जातिगत आधार से हटाकर आर्थिक आधार पर करना होगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, किसी भी दल, चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस हो, भाजपा, कोई दल, किसी भी दल में ये हिम्मत नहीं है करने की, क्योंकि सबको चुनाव की राजनीति, सबको वोट चाहिए। किसी को देश के युवाओं या देश के विकास से मतलब है, उन्हें तो उनकी सरकार बन जाए, अगले 5 साल के लिए सरकार बन जाए, बस इतनी हो जाए। बहुत शुक्रिया। बीजेपी सरकार को यही करना था। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। क्यों नहीं किया? मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, खासतौर पर वीणा घाड़ेकर जी, आप जुड़े हमारे साथ। मैं आपके पास आना चाह रहा था मैडम, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया वीणा घाड़ेकर जी, मृगेन सिंह जी, आशीष शर्मा जी, ओम रघुवंशी जी, नरेश गढ़पाल साहब, राम अवतार तिवारी जी, इसके साथ साथ कृष्णमूर्ति बांदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, एक बड़ा फैसला है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इसे आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते चुनावों से या चुनाव के फैसले से, इसीलिए ये चुनावी फैसला है या नहीं, जनता ये खुद तय करे। लेकिन सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि अगर हम हर वर्ग को धीरे धीरे यूं ही आरक्षण देते जाएंगे तो क्या हम वाकई विश्वगुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, या ये बताता है कि हम अर्थव्यवस्था के तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं, या हम और सब हर समाज का हम विकास आगे कर पा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, या हम धीरे धीरे पीछे लौट रहे हैं, हमारे कदम पीछे हट रहे हैं। ये जरा जरूर सोचिएगा।